अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए लेकर आए सिलसिला नॉवल तेरी आरज़ू में खाक हुए एपिसोड 13, जिसको लिख रही हैं कंवल अकरम। तो इंतज़ार किस बात का, चलते हैं एपिसोड की तरफ। मुराद बग़ैर कुछ कहे शहजाद को अपने साथ अस्पताल ले गया था। वहीं से वो उसे घर छोड़ आया था। वहाँ उसे वसीम और अक्षंदा खातून से क्या बात की कोई नहीं जानता था। घर आने के बाद भी उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। अफराज से अब तो घर ही नहीं आया था, बल्कि अपने एक दोस्त की तरफ रुक गया था। उसे लगता था कि फौजिया खातून की तरह मुराद भी राह को ही गलत ठहराएगा। ये उसकी तरफ से खामोश एहतजाज था, मगर ये भी उसे अच्छे से अज़बर था कि उसका कोई भी एहतजाज उनके पत्थर दिलों में शगाफ नहीं डाल सकता था। इरहा उस रात कमरे से बाहर नहीं आई थी, रात के खाने पर भी नहीं। मरियम ही उसे उसके कमरे में खाना खिलाई थी, वो भी ज़बरदस्ती। मिरहा काफ़ी देर इरहा के साथ ही रही थी। वो होने वाले वाक़े की गहराई तो ना जानती थी, मगर इतना एहसास था कि कुछ गलत हुआ है। इरहा की तरह मिरहा को मरियम ने अभी उसकी ज़ात के असरार और रमूज़ के हवाले से आगाह नहीं किया था। मिरहा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी, जबकि मरियम भी अपने कमरे में गई थी। उस रात मरियम ने पहली मर्तबा मुराद से झगड़ा किया था, वो भी इरहा को लेकर। मुराद आगे से चुप रहकर उसकी बातें सुनता रहा था, जिसमें वो शहजाद को बुरा भला कहकर फौजिया खातून की बातों पर दुख से रो रही थी। मुराद ने उसे चुप भी नहीं करवाया था कि एक दफ़ा खुलकर वो अपने अंदर जमा शुदा गुबार निकाल दे। वो बोल बोल कर और रोकर थक गई तो मुराद ने उसे सिर्फ इतना कहा था कि वसीम के घर से अब कभी कोई उनके घर नहीं आएगा, ना ही ख़ानदान में से कोई इरहा की ज़ात को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी तरफ से यकीन दहानी पर मरियम अपनी जगह पर लेट कर सो गई थी। उसके सोने का यकीन करके वो तकरीबन आधी रात के वक्त इरहा के कमरे में गया था। वो कमरे को लॉक लगाकर नहीं सोती थी, तभी वो सुकून से कमरे में दाखिल हो गया था। उसके कमरे में सिर्फ साइड लैंप रोशन था, जो कमरे के अंधेरे को ख़त्म कर रहा था। कमरे का जायज़ा लेकर एक बोझल सांस उसने फ़िज़ा में खारिज की थी। सारा कमरा एक लड़के के कमरे की तरह सेट किया गया था। उसके आधे से ज़्यादा शौक लड़कों वाले थे। दिखने में वो एक लड़की थी, मगर हकीकत में वो आधा लड़का थी, जिसकी फितरत नहीं बदली जा सकती थी। ऐसे में उसका लड़कों की चीज़ों की तरफ माइल होना फितरी था। उसने कंफर्टर में छुपा उसका वजूद तकते उसका चेहरा देखा था, जहाँ अज़ली मासूमियत थी। वो रात के दिल से एक होक उठी थी, जबकि आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे। वो जाहिर नहीं करता था, मगर इरहा को देखकर उसे दुख होता था, जो उसका दिल चीर देता था। उसका दिमाग उसे उसके इरहा से रखे हर रवैये पर टोकता था, मगर दिल का क्या करता, जो उसे देखकर अजियत का शिकार हो जाता था। अपनी इसी अजियत से बचने को वो कम से कम इरहा से मुखातिब होता था। मैं शायद अपना दिल तुम्हारे मामले में कभी बड़ा ना कर पाऊँ। तुम्हें देखकर अपना खसारा याद आता है। तुम ना होती तो आज मिरहा की तरह मेरी एक बेटी होती, जो अपने हिस्से की हर खुशी समेटती, जिसे ये मुआशरा कबूल कर लेता। तुम्हारी वजह से अपनी हुई बेइज्जती और लोगों के मुझे नामर्दी के ताने देना याद आता है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जलालत याद आती है। उसके चेहरे को एकटक देखते वो दिल में उससे मुखातिब था। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस वक्त को बदल तो नहीं सकता, मगर कोशिश करूँगा कि आइंदा कोई तुम्हारे वक़ार को ठेस पहुँचाने की कोशिश ना करे। तुम्हें मिरहा की तरह प्यार नहीं दे सकता, मगर तहफ़्फ़ुज़ तो दे ही सकता हूँ। दिल में मुसम्मम इरादा करता वो एक आखिरी नज़र उसके रोए रोए चेहरे पर डालकर कमरे से निकल गया था। उसकी आमद, उसकी पेशेमानी और उसके इरादों से बेखबर इरहा पहले की तरह सोती रही थी। वक्त कुछ और आगे को सिरका था। अफराज से अब यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन ले चुका था। मिरहा और इरहा कॉलेज की स्टूडेंट्स थी। अब मिरहा भी ना समझ नहीं रही थी। जब से उस पर इरहा की हकीकत का इदराक हुआ था, वो इरहा के मामले में पहले से ज़्यादा हसास हो गई थी। उसकी बहन ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने कॉलेज में नई दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की। कॉलेज में भी हर कोई इरहा को एक लड़की ही समझता था। इस वाक़े के बाद अफराज से आप मुराद और फौजिया खातून के सामने खुल्लम खुल्ला इरहा की हिमायत में बोलने लगा था। अगर कोई उसे कुछ कहता तो वो उसे बरमला टोक देता था। वो उसकी खातिर लड़ने से भी बाज नहीं आता था। शहजाद और उसके घर वालों में से दोबारा कोई उनके घर नहीं आया था। जाने कैसे पूरे ख़ानदान को शहजाद की हरकत के बारे में पता चल गया था, और वो लोग शहजाद की हरकत से नाला होकर मुल्क ही छोड़ गए थे।
ख़ानदान में से कुछ लोगों को शहजाद की हरकत पर ताव आया था, जबकि कुछ लोगों ने मिर्च मसाला लगाकर चटखारे लिए थे कि इरहा ख्वाजा सिरा है जिसकी शादी तो हो नहीं सकती, उसको भी निस्वानी ख्वाहिशात ने उभारा होगा। तभी वो खुद शहजाद के साथ ऐसी हरकत में मुलव्विस हुई थी। जितने मुँह उतनी बातें थीं और अफरासियाब चाह कर भी उनके ये मुँह बंद नहीं करवा पाया था। इरहा पहले से मज़ीद कमगो हो गई थी, किसी भी अजनबी से घुलना मिलना पसंद ना करती थी। अब तो ख़ानदान से भी कोई आता तो उनके सामने ना आती कि उसने मज़ीद यारा ना था उनकी कड़वी कसीनी बातें सुनने का। वो दोनों सेकंड ईयर में थीं जब न जाने क्या सोचकर मुराद ने डॉक्टर से इरहा के बारे में बात की थी। उन्हें उसके बारे में तफसील से बताया था ताकि उसकी जिन्स तब्दील करवाई जा सके। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया ये इरहा नहीं जानती थी, मगर इरहा सुनते ही बिदक उठी थी। उसे अपना आप अपने बाप पर बोझ लगने लगा था। क्या उसका ये 2 वक्त का खाना और पढ़ाई का खर्चा उस पर भारी था जो वो उसे यूं पेश आता था? मगर वो नहीं जानती थी कि बात खर्चे पानी की नहीं है। इरहा ने कोई बदतमीज़ी तो ना की थी कि ये उसकी सरश में ना था, बल्कि उसने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो अल्लाह के बनाए हुए वजूद में कोई तब्दीली नहीं चाहती। ये वजूद अल्लाह की अमानत है और वो खुदा को वैसे ही ये वजूद वापस करना चाहती थी जैसा उसने दिया था। वो खुदा की तख्लीक पर सवाल उठाकर खुद को बदलना नहीं चाहती थी। उसके जवाब पर सब ने चुप साध ली थी। फौजिया खातून ने भी कुछ नहीं कहा था, मगर तीखी नज़रों से उसे देखा ज़रूर था, जो अपनी उम्र से बहुत बड़ी और समझदारी वाली बात कर गई थी। हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं जो अपनी जिन्स से खुश नहीं होते और डॉक्टर से रुजू करवा कर अपनी जिन्स तब्दील करवा लेते हैं। वह क्यों ही अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। अफरासियाब ने उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था, जिसकी बदौलत उसका वजूद बेहुरमती या किसी भी किस्म के जुल्म से महफूज रहा था। मगर उसने सारी ज़िंदगी लोगों की ताने, तंज भरी नज़रें और हकारत बखूबी बर्दाश्त की थी। बचपन से अब तक वो बाप के मोहब्बत और शफ़क़त भरे साए से महरूम रही थी और अब तो वो लोगों की बातें सुनने की आदी हो गई थी। दिल दुखता था तो सिर्फ बाप के बेनियाज रवैये पर, उनकी अजनबियत पर। उसके सभी फ़र्ज़ उन्होंने पूरे किए थे, मगर बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो उनकी औलाद नहीं कोई बोझ हो। उसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय बाप की मोहब्बत के। मगर ये बात मुराद समझता तब ना। कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मिरहा और इरहा दोनों ने BSIT में एडमिशन लिया था। उन दोनों का ख्वाब IT स्पेशलिस्ट बनना था। वो दोनों खुद में ही मगन रहती थीं। टीचर्स के अलावा उनकी किसी से भी बोलचाल ना होने के बराबर थी। ग्रुप प्रोजेक्ट भी मिलते तो वो लिए अंदाज में रहती। इरहा की वजह से मिरहा से ज़्यादा मोहतात रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इरहा पर किसी का बुरा साया भी पड़े, तभी उसने अपनी दुनिया इरहा तक ही महदूद कर ली थी। तब से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इरहा को तकलीफ़ होती, तभी वो पुरसुकून सी थी। लेकिन उसका हसासपन ख़त्म नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी के शुरू में उसके बेमिसाल निस्वानी हुस्न से मुतासिर होकर कुछ क्लास फेलोज़ ने उसकी तरफ पेशरफ की थी, मगर उसके सरदवैये ने उनके हौसले पस्त कर दिए थे। हर लड़के से बिदकने वाली, उनसे दूर रहने वाली इरहा पहली बार अर्शमान जिलानी के सामने हार गई थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी, मगर ये मोहब्बत हमेशा अधूरी रहने वाली थी और ज़रूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत अपनी मंजिल पा जाए। उनकी मोहब्बत भी ऐसी ही थी, पाक, रूह की गहराई में उतरने वाली, बेलौस और बेगर्ज सी। उसने अपनी मोहब्बत मिरहा की झोली में डाल दी थी, वो भी बग़ैर उस पर जताए। अगर उसे शादी के दिन अर्शमान के मुंह से पता ना चलता तो वो हमेशा यही समझती कि अर्शमान उससे मोहब्बत करता है, तभी उससे शादी की। अर्शमान के इज़हार मोहब्बत के बाद तो वो हवाओं में उड़ने लगी थी, मगर इतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर आ गिरी थी। इरहा ने जो किया वो मिरहा की खुशी के लिए किया था, तभी मिरहा इरहा से बदज़न नहीं हुई थी। वो चुप हुई तो उसने देखा कि अर्शमान का चेहरा भीगा हुआ था। चेहरा तो उसका भी अश्कों से भीगा था, मगर अर्शमान के बहते अश्क उसे बता गए थे कि उसे इरहा से कितनी गहरी और शदीद मोहब्बत है कि वो उसकी तकलीफ़ खुद पर महसूस कर रहा है। वो चुप हुई तो अर्शमान ने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपनी आंखों की सुर्खी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मिरहा चुपचाप उसे देखे गई थी, जिसके चेहरे की अज़ियत मिरहा को साफ नज़र आ रही थी। उसने इस सब के दौरान अर्शमान के चेहरे पर उभरने वाले हर तासुर को बहुत गौर से देखा था। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें उठाईं और मैंने अनजाने में एक और गम उसे दे दिया। पहले ही उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी,
और मैंने उसे मोहब्बत नामी बला में मुब्तला कर दिया। अर्शमान के लहजे में पछतावा था। आपने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। ये सब एक गैर फितरी अमल था, और मोहब्बत अगले इंसान के बारे में जानकर तो नहीं होती ना, ये तो बगैर किसी को जाने ही हो जाती है। आपको और इरहा को भी बेख्तियारी में हुई। खुद को कसूरवार मत ठहराएं, बस खुदा से दुआ करें कि वो अब नॉर्मल ज़िंदगी जिए। मिरहा ने उसके हाथ की पुष्ट पर हाथ रखे कहा तो वो सर हिला गया। वो दोनों जानते थे कि इरहा की ज़ात अधूरी थी, मगर उसके दिल में भी जज्बात थे, और वो शायद कभी भी अर्शमान की मोहब्बत को दिल से ना निकाल पाती। तुम्हें बुरा लगता होगा ना कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन से मोहब्बत के दावे करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊँगा, बस कुछ वक्त चाहिए। अर्शमान ने पशेमानी से कहा तो वो मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिला गई। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं अर्श। अगर इरहा मुझसे कहती कि आपकी ज़िंदगी से बेदखल हो जाऊँ तो कभी आपसे शादी नहीं करती। मुझे वो बहुत अजीज़ है, अपनी जान से भी ज़्यादा। मैं उसकी हसरतों, सिसकियों, आंसुओं और अज़ियतों की गवाह हूँ। उसका बाप और दादी की मोहब्बत के लिए तड़पना और बिलखना देखा है। उसको रातों को छुप छुप कर आंसू बहाते देखा है। दूसरों के बाप को अपने बच्चों से प्यार भरे मज़ाहरे करते देखकर ज़ब्त करना देखा है। वो मेरा अक्स है अर्श, और उसकी हमराज हूँ मैं। चाहकर भी उससे या आपसे बदगुमान नहीं हो सकती। और हाँ, मुझे सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करना पड़ा तो मैं कर लूँगी। आपका साथ ही मेरी मोहब्बत के लिए काफ़ी है। मिरहा ने भीगे लहजे में कहा था। उसकी आंखों में अर्शमान की मोहब्बत जगमगा रही थी। अर्शमान फीका सा मुस्कुराया था। इरहा की तरफ से तुम मेरे लिए बहुत अहम तोहफ़ा हो, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा। वादा है तुमसे। अर्शमान ने कहते उसका हाथ, जो उसके अपने हाथ की पुष्ट पर धरा था, उठाकर लबों से लगाया। बस अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा, मिरहा ने कहा तो वो अपने बाजू खोल गया। बहुत शुक्रिया, वो उसके हंसार में समाती धीमे से लहजे में बोली थी, जिस पर वो फ़कत मुस्कराया था। वो उसकी बीवी थी और उसकी हक तलफी करके वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था। वो इस वक्त लाउंज में बैठी हुई इरहा से बातें कर रही थी। मरियम बेगम किचन में मुलाज़ा से खाना तैयार करवा रही थी। इरहा को फौजिया खातून ने किचन में जाने से मना कर रखा था, तभी वो कभी किचन में नहीं गई थी। बकौल फौजिया खातून के वो मनहूस है, और उसकी मनहूसियत का साया वो अपनी खुराक पर नहीं पड़ने देना चाहती। शानज़े ने मरियम बेगम की मदद करवाना चाही थी, मगर वो ये कहकर टाल गई थी कि वो एक दिन की दुल्हन है और किचन में जाती अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी मुलाजमा है हर काम के लिए। तभी अब वो इरहा के साथ बैठी उसकी रूटीन पूछ रही थी, जिसके जवाब में इरहा सादगी से उसे अपने बारे में बता रही थी। शानज़े ने दूसरों की तरह उससे करायत महसूस नहीं की थी, बल्कि पहले से बढ़कर इज़्ज़त और एहतराम से पेश आ रही थी। फौजिया खातून इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी वो बातों में मसरूफ़ थीं जब अफराज साहब और मुराद साहब लॉन्च में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उठ खड़ी हुईं। वो उनके करीब आए तो दोनों ने उन्हें मुश्तरका सलाम किया। जीती रहो, सदा खुश रहो, मुराद साहब ने खुश होते शानज़े के सर पर हाथ रखते कहा था। इरहा ने हसरत से उन्हें देखा था, मगर उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। शानज़े के सामने वो अपनी ज़ात की बेकदरी नहीं चाहती थी। अफराज साहब ने उसके चेहरे पर छाए हज़न व मलाल के रंगों को गौर से देखते, उसके कंधे के गिर्द बाजू हमाइल करते उसे खुद से लगाया था। इरहा ने भीगी आंखों से उसे देखते नजरें चुराई थीं। अरे रिया आपी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? बाबा से नहीं मिलेंगी आप? शानज़े ने जानते बूझते ऊँची आवाज़ में कहा तो मुराद साहब के साथ इरहा ने भी धुआं धुआं चेहरा लिए उसे देखा। हाँ जाओ रिया, बाबा से भी मिलो। शानज़े की बात का मकसद समझते अफराज साहब ने उसे अपने बाजू के घेरे से आज़ाद किए हल्का सा मुराद साहब की तरफ धकेला तो वो उसकी हरकत पर आंखें मीचती आगे को हुई। शानज़े के सामने मुराद साहब ना चाहते हुए भी आगे हुए और उसके सर पर हाथ रखा। इरहा आपी तो घर भर की लाडली होंगी ना, और सबसे ज़्यादा तो बाबा की, क्योंकि वो अपने बाप का बेटा भी हैं और बेटी भी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इरहा आपी बाबा का नाम रोशन करेंगी। शानज़े ने संजीदगी से मुराद साहब के सपाट चेहरे को देखते कहा था। अफराज साहब की नज़र भी मुराद साहब पर जमी थी, जबकि मरियम बेगम भी नम आँखें लिए किचन की दहलीज पर खड़ी अपने शरीके हयात को देख रही थी। और इरहा वो जर्द रंग चेहरा लिए खड़ी थी, जैसा भी मुराद साहब उसे कहेंगे कि मेरे सामने मत आया करो, और शानज़े के सामने उसका भरम टूट जाएगा इंशाअल्लाह। अफराज साहब ने मोहब्बत से रिया को देखते कहा तो बाकियों ने आमीन कहा।
मेरे ख्याल से बाबा रिया आप ही को स्पेशल बाबा वाला फोरहेड किस देने वाले हैं, क्योंकि जब मेरे बाबा ऐसे चुपचाप खड़े हों तो वो मुझे भी फोरहेड किस देते हैं। शांति ने मजीद कहा। अफरासियाब ने सताइशी नज़रों से उसे देखा था, दिल में उसके फेल को सराहा था। जो सब कुछ महसूस करती अब इरा को गैर महसूस तरीके से उसका हक दिलवा रही थी, बाप की शफकत लौटा रही थी। और फिर उस बंगले के दीवारों ने कई सालों बाद पहली बार मुराद साहब को इरा के माथे पर झुककर बोसा देते देखा था। उसके माथे को छूते ही जहाँ मुराद साहब के दिल में शफकत की हलचल हुई थी, वहीं इरा की आंखों में उमड़ने वाले अश्क दहलीज को पार करके उसके गालों पर बहे थे। फिजा एकदम मुअत्तर हुई थी, खुशगवार से मधुर सांस चलने लगे थे। हवा में तनाव की कमी हुई और दिल की फिजा में मोहब्बत फैली। इरा के दिल में बाप की मोहब्बत की कलियां फूल बनने लगी थी। आज अपने होश में पहली बार उसने अपने बाप को खुद पर मोहब्बत लौटाते देखा था, किसी के कहने पर ही सही, मगर उसे वो शफकत मिल गई थी जिसे उसने बरसों खोजा था, बरसों जिसकी ख्वाहिश की थी। वो मोहब्बत उसे चंद पलों के लिए दान कर दी गई थी, और कौन जाने कि ये चंद पल शायद आने वाले कई सालों पर मुहीत हो जाए, कौन जाने। मुराद साहब उन सब से नज़रें चुराते कपड़े बदलने चले गए थे, और ये मंजर देखकर जहाँ सबके दिल खिल उठे थे, वहीं लाउंज के दरवाजे पर खड़ी मिरहा और अर्शमान के साथ बाकी सब भी ये मंजर देखकर बाग बाग हुए थे। फर्ते जज्बात में मिरहा ने अर्शमान के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी, और खुश तो अर्शमान का दिल भी हुआ था, बेतहाशा खुश, ये जानकर कि इरा को उसके बाप से वो मोहब्बत मिलने लगी थी जिसकी वो हकदार थी। वो सब आज शानज़ और बाकी सबसे मिलने घर आए थे। मिरहा फ़ोन पर मरियम बेगम को अपनी आमद की इत्तला दे चुकी थी। सभी लोग अब आगे बढ़ते उनके करीब पहुँचे थे। शानज़ उनकी आमद से अनजान थी, तभी खुशी भरी हैरानी लिए वो अब अपने माँ बाप और भाइयों से मिलने लगी थी। उन्हें सामने देखकर इरा नज़रें चुराती वहाँ से जाने लगी थी, जब शाजिल की आवाज़ पर रुकी थी। अरे, अपने भाई से नहीं मिलेंगी आप? शाजिल ने नरमी से कहा तो वो उसके लहजे में किसी हकारत या कराहियत का अंसर ना मिलने पर नम आँखें लिए उसकी जाने पड़ी थी। आप मेरे लिए आज भी वैसी ही मुकद्दम हैं जैसे पहली थी, बल्कि मेरे ही नहीं, हम सब के लिए। शाजिल ने उसके सर पर हाथ रखते बाकी सब की तरह ताईदी नज़रें उठाईं तो सब ने सर हिलाए और बारी बारी इरा से मिलने लगे। रज़िया बेगम तो उसकी सूरत देखकर बार बार दिल को गम में डूबा महसूस कर रही थी, जिसके खदो खाल इतने निस्वानी थे कि कोई चाह कर भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक ख्वाजा सिरा है। सबसे मिलने के बाद इरा मिरहा के सामने आई थी, नज़रें झुकी हुई थी, जबकि दिल घबरा रहा था कि कहीं वो उससे नाराज़ ना हो। अपनी बहन से नहीं मिलोगी? मिरहा ने उसे कहते अपनी बाहें फैलाईं तो बगैर देरी किए उसके गले लगी। दोनों की आंखें नम हुई थीं। यूँ तो तुम मुझे हमेशा नायाब तोहफे देती हो, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मुझे तोहफे में अपना दिल निकाल कर दे दोगी। मिरहा ने भीगे लहजे में कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। जो तुम्हारा हक था वो तुम्ही को मिलना था। इरा ये कहकर उससे अलग हुई, मगर वो तुम्हारी मोहब्बत था। मिरहा ने उसे याद दिलाया तो वो जब से लब भेज गई। वो मोहब्बत जिसके मैं लायक नहीं, इंसान हूँ ना, नहीं रोक पाई दिल को। इरा ने गुलोगी लहजे में कहा तो मिरहा ने उसके माथे पर बोसा दिया। तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, मिरहा ने कहा तो फीका सा मुस्कुराकर सर हिलाती उसे लेकर बाकी सबकी जाने पड़ी। बाकी सब सोफे पर बैठे उन दोनों का मिलन देख रहे थे। मरियम बेगम भी सबसे मिलकर अब एक जाने बैठ गई थी। अर्शमान ने इरा से सलाम लिया था, जिस पर वो फ़कत सर हिला कर रह गई थी। दोनों ही अपने दिल की हालत को छुपाने के साथ साथ अपनी आंखों से आया होती मोहब्बत को छुपा रहे थे, मगर वहाँ बैठा हर शख्स उनकी कैफियत समझता उन्हें बातों में लगा रहा था। शान से सबका हाल चाल पूछती बहुत पुरजोश नज़र आ रही थी। कुछ ही देर में मुलाजमा रिफ्रेशमेंट का सामान लिए वहाँ हाजिर हुई। सब खाने पीने और बातें करने में मशगूल हुए थे। बाकी सब बातों में मगन थे, जबकि इरा खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। कभी कभी मिरहा की बात का जवाब देती, वरना चुप ही रहती। फौजिया बेगम और मुराद साहब भी कुछ ही देर में उनके साथ बातों में शरीक हुए थे। फौजिया खातून की तंग नज़रें इरा को खुद पर महसूस हो रही थी। तभी वो एकदम उठी थी। मैं आती हूँ, इरा ने कहा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। अरे कुछ देर बैठो, फिर दोनों बहनें चली जाना कमरे में। जानती हूँ माँ जाइयों की तरह बहुत सी बातें होती हैं आपस में करने वाली, रज़िया बेगम ने हलावत से कहा था। अगर नहीं बैठना चाहती तो जाने तो उसे, औरत और मर्दों की बातों में इसका क्या काम। फौजिया खातून की तरफ बात पर लाउंज में एकदम सन्नाटा छाया था। किसी को समझ ना आया कि क्या बोले, जबकि अफरासिया अब लब भेज गया था। उसे काम है या नहीं,
वो फिर भी यहाँ होगी, क्योंकि उसे कहीं भी किसी के साथ भी बैठने का हक है। अफरासियाब ने उनको टोका था। चलो रिया, मैं भी चलती हूँ, और भाई आप भी फ्रेश हो जाएं। मेरे ख्याल से अभी ऑफिस से आए हैं आप। मिरहा ने इरहा के साथ अफरासियाब को मुखातिब किया था, जिसके जवाब में वो सर हिलाता एक अफसोस भरी नज़र फौजिया खातून पर डालकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जाने बढ़ा था। जाओ बेटा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, रज़िया बेगम ने शांति से कहा तो वो सबके सामने खजल सी होती सीढ़ियाँ चढ़ गई। एक बात कहूँ माँ जी, बुरा मत मानिएगा, ये जो औलाद होती है ना, नसीब वालों को मिलती है, चाहे वो मुकम्मल हो या उनमें कोई खामी हो। खुदा अपने पसंदीदा बंदों पर अपने रहमत और नेमत नाजिल करता है। अफरासिया व मिरहा की तरह इरहा भी आपका अपना खून है, और सूद तो असल से ज़्यादा प्यारा होता है ना। चाहे इरहा नामुकम्मल है, मगर इस सब में उसका क्या कसूर? उसने तो अल्लाह से नहीं कहा होगा ना कि उसे लोगों की हकारत भरी नज़रें और ताने सुनने को अधूरा बनाए, या उसने तो खुदा से नहीं कहा था ना कि उसे इस कमज़ोर दुनिया में अधूरा बनाकर उतारे। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं। एक इंसान की तरह उसके सीने में भी दिल है, जो खुशी और गम को महसूस करता है। वो है, वो बेदिल नहीं है जो उसे कुछ महसूस ना हो, और आपकी बातें उसे बहुत महसूस होती हैं। इस बात का अंदाज़ा उसके चेहरे की अज़ियत से लगाया जा सकता है, जो शायद आपने तो महसूस नहीं किए, मगर अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुई। एक गुजारिश है आपसे, वो आपकी तवज्जो को तरसती है। लोगों की बातों से उसे शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो, मगर आप उसकी सगी दादी हैं। आपके रवैये से तो वो रोज़ जीती और रोज़ मरती होगी। खुद को कभी उसकी जगह पर रखकर सोचेगा तो आपको उसका दुख महसूस होगा। आप उससे भले ही मोहब्बत का मुजाहरा मत करें, मगर उसका दिल भी मत तोड़ें, क्योंकि दिल तो खुदा का घर है, और वो भी पसंद नहीं करता कि उसकी मखलूक किसी इंसान का दिल दुखाए। मरियम बेगम किचन में चली गई थी, जबकि सब मर्द हज़रात एक तरफ बैठे अपने कारोबारी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। फौजिया खातून को अकेले पाते ही रज़िया बेगम उनके पास चली आई थी, और उनके करीब बैठते ही उनसे अपने दिल की बात कहना ना भूली थी। इरहा की नम आँखें उनका दिल चीर गई थी। वो भी 2 बेटियों की माँ थी, कैसे ना मरियम बेगम का दिल समझती, और दुख भी वो जिसका कोई मदावा ना था। उनकी बातों के जवाब में फौजिया खातून चुप रही थी। या तो उनके पास कोई जवाब ना था, या फिर वो इरहा के बारे में बात ही ना करना चाहती थी। उन्हें चुप देखकर रज़िया बेगम ने भी मज़ीद इस बारे में कोई बात ना की थी। दूसरी जानिब मुराद साहब अल्ताफ़ साहब से लाइबा की बाबत दरियाफ़्त कर रहे थे, मगर उनके मुंह से नाकामी का सुनकर अफसोस ज़दा से बैठे रह गए थे। लाइबा के बारे में ताहाल पता नहीं लग सका था। अर्शमान ने अब्राज पाशा के बारे में सब पता करवा लिया था कि वो कौन है, कहाँ से था, उठना बैठना सब कुछ। वो पहले की तरह रोज़ यूनिवर्सिटी आ रहा था, और कोई काबिल एतराज़ हरकत भी सामने ना आई थी। मगर जाने क्यों अर्शमान को पूरा यकीन था कि लाइबा उसी के साथ है, तभी उसने अपने एक बंदे को अब्राज पाशा के ताक़ुब में लगा रखा था। उसे यकीन था कि जल्द ही लाइबा की खबर मिल जाएगी। लाइबा खुद घर से अपनी मर्ज़ी से गई थी, मगर वो फिर भी उसके लिए परेशान थे कि अब्राज पाशा की शोहरत अच्छी नहीं थी। अगर लाइबा उसके साथ खुश होती तो वो उसे उसके हाल पर छोड़ देते, मगर पहले जानना चाहते थे कि क्या वो खुश थी। उसने अब्राज के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, और जो होना था हो चुका था। उसे माफ़ करने के अलावा कोई चारा भी ना था, और शाज़िल इस फैसले के ख़िलाफ़ था कि लाइबा को सज़ा मिलनी चाहिए और उसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो उससे मुँह नहीं मोड़ सकते थे। जैसी भी थी वो उनकी बहन थी, मुँह मोड़ लेती तो उसकी खुशी या गम का कैसे पता चलता। और अब्राज के बारे में जानकर तो वो और फ़िक्रमंद हो गए थे कि जाने वो किस हाल में होगी। उससे मिलकर वो एक बार अपनी तसल्ली करना चाहते थे, मगर वो मिलती तब ना। अर्शमान ने सोचा था कि अगर अब्राज अच्छा हुआ तो वो उसे कभी मजबूर करके वापस नहीं लाएंगे, और अगर बात उसके बरक्स हुई तो लाइबा की परवाह किए बगैर उसे वो वापस ले आएगा, ये जाने बगैर कि एक क़यामत उन पर टूटने वाली थी। वो दोनों आके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। ये इरहा का कमरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले हुआ करता था। इन 2 दिनों में क्या बदलना था। मिरहा अपनी ही सोच पर हंसी। इरहा के साथ चलती वो अब बेड पर बैठ चुकी थी। रुख इरहा की तरफ था, जो यहाँ वहाँ देख रही थी। मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? मिरहा ने नरमी से पूछा था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? इरहा ने उसकी तरफ देखते ही आज़िया से पूछा। मुझे तुम पर क्यों गुस्सा आएगा? मिरहा ने सादगी से सबसार किया। उसके लहजे में कोई तंज, कोई खलिश नहीं थी जिससे इरहा को बुरा लगता। मान, मेरा मतलब, अर्शमान ने बारात वाली रात सबके सामने जो कहा और जो मैंने किया उस पर। वो मान कहते कहते गड़बड़ा गई कि मिरहा को बुरा न लग जाए। मोहब्बत इल्हामी होती है रिया, ये किसी से पूछकर उसके दिल में भरा जमा नहीं होती, बल्कि अपनी धोस जमा कर अपना मुकाम पैदा कर लेती है।
अर्शमान के दिल में तुम्हारी और तुम्हारे दिल में अर्शमान की मोहब्बत उतरी तो इसमें ना तुम्हारा कसूर था ना अर्शमान का। ये किस्मत के फैसले थे, वरना चेहरे तो हम दोनों के एक जैसे हैं ना। अर्श को तुम्हारी रूह से मोहब्बत है और मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ और उनकी कैफियत समझती हूँ। तुम अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर दो कि तुम्हारी वजह से वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे या तुमने जो किया वो गलत था। तुमने हमारा भला चाहा और ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ। रही बात मोहब्बत की, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आएगा जब अर्श को मिरहा से मोहब्बत हो जाएगी। मिरहा ने नरमी से उसके हाथ थामते उसे पशेमानी के समंदर से बाहर निकालना चाहा था, जिस पर वो बस मुस्कुरा कर रह गई थी। उसके लिए यही बहुत था कि वो उसे बदगुमान नहीं थी। अगर ऐसा हो जाता तो वो कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। उसे अर्श के साथ देखकर इरहा को खुशी हुई थी। दोनों के रवैये नॉर्मल थे, इसका मतलब सब ठीक था। वो तुम्हारे साथ ठीक है ना? गुस्सा तो नहीं करते ना? इरहा ने अपने खदशे को दूर करने को पूछा। वो बहुत अच्छे हैं, अपने हर रिश्ते का मान रखना जानते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता माँ बाप और बहन भाइयों का हो या मोहब्बत और बीवी का। मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा था। सच ही तो था। अर्शमान खुद उसकी तरफ चल कर आया था, उससे वक्त मांगा था। ये तो वो खुद थी जिसने उसे नज़रअंदाज करना चाहा था, मगर ज़्यादा देर कर नहीं पाई थी कि थोड़े ही अरसे में उस दिलकश शख्स की मोहब्बत उसके दिल में अपने पंजे गाड़ गई थी। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। इरहा चहक कर उसके गले लगी थी, जिस पर वो मुस्कुराती उसे खुद में भेज गई थी। तुम यूनिवर्सिटी तो आओगी ना? उसने मिरहा से अलग होते पूछा। हाँ, कल से आया करूँगी, मिरहा ने बताया तो वो सर हिला गई। कुछ देर वो इधर उधर की बातें करती रही। मिरहा उसे अर्शमान के घर वालों और लाइबा के बारे में बताने लगी, जिसका ताहाल पता नहीं चल सका था। उसके बारे में जानकर इरहा के दिल को अर्शमान का दुख खुद पर महसूस होने लगा था, मगर मिरहा के सामने उसने अपने तासुरात नॉर्मल ही रखे थे। जितनी मर्जी कोशिश करती, मगर ये हकीकत थी कि वो अर्शमान को अपने दिल से निकाल नहीं सकती थी। वो ला हासिल था तो क्या, उसे मोहब्बत करना तो गुनाह नहीं था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।